हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे शायद अच्छे होंगे। तो हम आप लोग के लिए आज लेकर आ चुके हैं हिंदी सेट 4 का पीडीएफ है, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। इसमें से प्रत्येक अंक एक नंबर का निर्धारित है। तो दोस्तों चलो ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के 1 नंबर से 5 नंबर तक हम लोग का क्वेश्चन बनाना है। मतलब कि एक गद्यांश में 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया है, गद्यांश से पूछा। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। मनुष्य का जन्म जो होता है वो किसके बोझ के साथ होता है, अहंकार के, सम्मान के, प्रशंसा के, या ये सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब मनुष्य का जन्म अहंकार के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। मतलब दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, या स्वयं बड़प्पन के कारण, या ईर्ष्या भाव के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ईर्ष्या भाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं क्यों। ईर्ष्या के वश में आने पर, क्रोध के वश में होने पर, स्वास्थ्य के नियमों का पालन ना करने पर, अनैतिक कार्य करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ईर्ष्या के वश में होने पर। अगला क्वेश्चन है, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा ही में अपने जीवन बिताता है, अहंकार में, या आत्मनिरीक्षण में, या संतुष्टि में, या सुख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि आत्मनिरीक्षित, आप आत्मनिरीक्षण में। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का विलोम शब्द पूछा है, अवनति, परिणति, अनीति, पर निंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अवनति। अगला, फिर दिया प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब कि यहाँ दिया है पद्यांश, दिया गया है पोएम, पोएम टाइप का ही दिया है। तो इसको पढ़ के आप लोग को 6 से 10 तक का क्वेश्चन बनाना है, मतलब 4 क्वेश्चन, इससे 4 क्वेश्चन पूछा। इसमें पूछा पहले कि बादलों की तुलना किससे की गई है। मतलब बादलों की तुलना किससे की गई है, जीवन के सुख से, या जीवन के संघर्ष से, या जीवन के दुखों से, या जीवन में पराजय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के दुखों से। तो ना कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। कवि का जो जीवन है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, आशावादी है, भाग्यवादी है, निराशावादी है, या कर्मवादी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि आशावादी। अगला क्वेश्चन है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है वो पूछा। हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर में आशा निराशा से, खट्टे मीठे, यहाँ सोच देते हैं फलों लिखे, यहाँ फलों होगा, खट्टे मीठे फलों से, या अनंत संघर्षों से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि आशा निराशा से। अगला क्वेश्चन है, आशा के विलोम शब्द लिखा, आशा का विलोम शब्द पूछा, सुख, निराशा, आकांक्षा, सॉरी आकांक्षा, या प्यासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि निराशा। आशा का सही विलोम, मतलब विलोम शब्द निराशा होगा। अगला क्वेश्चन है, नभ का पर्यायवाची क्या है। नभ का पर्यायवाची शब्द पूछा है, धरती है, पानी है, हवा है, या आकाश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नभ का पर्यायवाची शब्द आकाश है। दोस्तों हमारे यहाँ खंड ख स्टार्ट होता है व्याकरण, यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। मतलब अकर्मक क्रिया, ये 4 वाक्य दिया गया है, इसमें अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है वो पूछा है। गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है, राजू पत्र लिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बच्चा रोता है। इसमें अकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य में है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है। मतलब कि कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, और कर्म भी हो। तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या विकल्प ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मतलब यहाँ पूछा अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सूर्य, लाल, चंद्र, सिंदूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि चंद्र। अगला क्वेश्चन है, जब समास का प्रथम पद अवयव और प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा। मतलब जब समास का प्रथम पद अवयव हो और प्रधान हो, मतलब अवयव और प्रधान दोनों हो, वहां कौन सा समास होगा, मतलब कौन सा समास हो, तत्पुरुष समास, या अव्ययीभाव समास, या कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। मतलब विद्यालय जो है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, ये
दिया गया है, मुहावरा टाइप का ही है। विग्रह पदों में सही समस्त पद क्या होगा, मतलब सही समस्त पद पूछा है। नीलांबर, अंबर नीला, या नीला नीला और अंबर, या नीला आकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि नीलांबर। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं, वो पूछा। सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य, या उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं। समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद का नाम पूछा। ऑप्शन ए में है क्रिया विशेष और विशेषण, बी में है सरल और संयुक्त, सी में है समानाधिकरण और व्यक्तिकरण, डी में है विस्मयादि बोधक और संबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब समानाधिकरण और व्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया मतलब ये वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा भेद है वो पूछा है। ऑप्शन ए में है कर्तवाच्य, बी में है कर्मवाच्य, सी में है भाववाच्य, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की मतलब क्या होती है, प्रधानता, निरस्त या सरलता या उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि प्रधानता होती है। कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। अगला खंड ग में है, मतलब यहाँ से मतलब कि बुक से क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पूछा है, यहाँ बोला है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब यह गद्यांश दिया गया है, इसमें 21 से 24 तक का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें इसका उत्तर देना है। एक गद्यांश आप लोग दोस्तों, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, मतलब प्रस्तुत ये जो है गद्यांश दिया गया है, इसका कवि पूछा है, इसका कवि कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद, या नागार्जुन, या महादेव वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि नागार्जुन है। ये इस मतलब गद्यांश जो लिखा है, इसका लेखक नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है, दंतुलित का क्या अर्थ है। दंतुलित का अर्थ पूछा है, बिना दांत के, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, नए नए दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि नए नए दांत। दंतुलित का अर्थ है नए नए दांत। अगला क्वेश्चन, माँ बच्चे को क्या कराती रही है। मतलब कि ये जो गद्यांश दिया गया है, इसमें पूछा है माँ बच्चे को क्या कराती रही है, काम, आराम, मधुपर्क, या संपर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मधुपर्क कराती रही है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने धन्य किसे कहा। कवि ने इस गद्यांश में धन्य किसे कहा। तो इसका ऑप्शन में है दादा और दादी को, माता और पुत्र को, बच्चे और उसके दांत को, अपने आप को और पत्नी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि माता और पुत्र को धन्य कहा। अगला आगे बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ से बुक से क्वेश्चन दिया है, तो इसमें प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बादल किस दिशा से आ रहे हैं। मतलब बादल जो है वो किस दिशा से आ रहे हैं, मतलब पूर्व दिशा से, या पश्चिम दिशा से, या उत्तर दिशा से, या अज्ञात दिशा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अज्ञात दिशा से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। ये जो दिया गया पंक्ति, ये इस पंक्ति का क्या अर्थ क्या है। मतलब कि इसमें पूछा है कि ये पंक्ति जो दिया गया है, इसमें इस पंक्ति का अर्थ क्या है। बादलों का सांस लेना, फागुन की हरियाली महसूस करना, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना, फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि फागुन की हरियाली महसूस करना। इस मतलब पंक्ति का मतलब है कि फागुन की हरियाली महसूस करना। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब में 1878 में, 1863 में, या 1906 में, या 1899 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1899 में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है। मतलब मर्यादा न लही का मतलब पोएम का दिया गया है, एक मतलब कि पंक्ति लिया गया है, उसमें पूछा सूरदास गोपियां कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है। प्रेम की, घृणा की, जीवन की, या मान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि प्रेम की मर्यादा ना लही के माध्यम से ना रहने की बात की जा रही है। आगे है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब गद्यांश दिया गया, ये गद्यांश
इसमें 29 नंबर से 32 नंबर तक किससे क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब बुक से उठाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा, हम आगे इसका क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन की हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता इस क्वेश्चन में, मतलब इस गद्यांश में हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन। पान वाले के द्वारा पान खाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, मतलब बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, हवलदार साहब था या पान वाला था या कैप्टन था या मास्टर मोतीलाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कैप्टन क्या काम करता था, कैप्टन जो थे वो क्या काम करता था। ऑप्शन ए में काश्तकारी, बागवानी, फेरी या कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फेरी का काम करता था। अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, हवलदार साहब जो थे वो पान वाले से क्या जानना चाहते थे, पान वाले के बारे में, मोतीलाल मास्टर के बारे में या कस्बे के बारे में या कैप्टन के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कैप्टन के बारे में वो जानना चाहते थे। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो अगला क्वेश्चन है लेखक बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। तो इसमें पूछा कि बाल गोविंद जो भगत लेखक थे उसके किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, पान वाले पर या भोजन पर या मधुर गान पर या व्यवहार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मधुर गान पर। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए रोपनी किसे कहते हैं, बाल गोविंद भगत के उसका जो पाठ है उसके आधार पर बताने बोल रहा है कि रोपनी किसे कहते हैं, रोपन को या धान की रोपाई को या धान की कटाई को या धान की खेती को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि धान की रोपाई को। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, मतलब बाल गोविंद भगत के संगीत को, जो बाल गोविंद भगत के जो संगीत थे उसको लेखक ने क्या कहा, जादू, समय की बर्बादी, नीरस या धून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जादू। अगला क्वेश्चन है अगर दिया गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब गद्यांश दिया गया है यहाँ फिर से, मतलब बुक से ही उठाया गया है गद्यांश। तो आप लोग को बता बोल रहा है कि 37 से 40, मतलब कि इससे 37 से 40 नंबर तक क्वेश्चन पूछा, उसका सही उत्तर का चयन करने वाला। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, हम इसका क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसमें पूछा प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है, प्रस्तुत जो कहानी है इसका, इसके लेखक का नाम पूछा, शिव पूजन सहाय या कमलेश्वर या शिव प्रसाद मिश्र रुद्र या अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि शिव पूजन सहाय। इस कहानी के लेखक शिव पूजन सहाय है। अगला क्वेश्चन है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, लेखक जो थे उसकी माँ काजल कहाँ लगाती थी। ऑप्शन ए में नाभि और लीलार में, आंखों और माथे पर, हथेली और पैरों पर, नाभि और हथेली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि नाभि और लीलार में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, माँ जो है वो चोटी में, लेखक के चोटी में क्या बांध देती थी, रिबन, रस्सी, पगड़ी या फूलदार लट्टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि फूलदार लट्टू। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें पूछा है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, मतलब लेखक जो थे वो किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। ऑप्शन है माता की गोद, बाबूजी की गोद, दादाजी की गोद या नौकर की गोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, मतलब कि बाबूजी की गोद में वो सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। हाँ तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे का जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से मतलब कि पढ़ के और जाए एग्जाम में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।